नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बजट की आर्थिक शब्दावली। इसे हम पढ़ेंगे आज। राजकोषीय नीति, समेकित कोष, आकस्मिक कोष, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, ये सब क्या है। तो राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय जिसमें रक्षा व्यय, स्वास्थ्य व्यय, शिक्षा व्यय, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि, कर की दर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं तो दोनों प्रकार के टैक्स, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित होती है। तो जिस प्रकार की सिचुएशन होती है, जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो गवर्नमेंट व्यय को कम करेगी, नए टैक्स लगा सकती है, टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकती है और लोगों से ऋण भी ले सकती है ताकि मुद्रास्फीति को कम किया जा सके। और यदि मुद्रा अस्फीति की स्थिति होती है तो इसके जस्ट अपोजिट वर्क गवर्नमेंट करती है। समेकित कोष ये भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती है? जो टैक्स से कलेक्ट होती है, जो भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है, वो सब राजस्व प्राप्ति होती है। आकस्मिक कोष, कंटिंजेंसी फंड, इस फंड में आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एक राशि रखी जाती है। इससे वे ऐसे मुद्दों पर किया जाता है जिनको टाला नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में संसद से अनुमति लेकर संचित निधि से रुपया लेकर इसमें डाल दिया जाता है। इस पर राज्य के संबंध में राज्यपाल और केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार रहता है। राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटाने का दायित्व सरकार का नहीं हो या जिनके साथ किसी संपत्ति की बिक्री नहीं जुड़ी हो, राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। इन प्राप्तियों के कारण सरकार की देयता लायबिलिटी में वृद्धि नहीं होती है। इनको कर, राजस्व, आयकर, निगम कर, बिक्री कर इत्यादि और गैर कर राजस्व, ब्याज, फीस एवं लाभ मिला हो गवर्नमेंट को, इस सब में भी बांटा जा सकता है। तो इसको रेवेन्यू रिसीव कहा जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी सार्वजनिक प्राप्तियों को पूंजीगत आय कहते हैं जिनसे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। उदाहरणतः देश के अंदर लिया गया ऋण, विदेश से लिया गया ऋण, रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला ऋण, तो इन सबको पूंजी प्राप्तियों में इंक्लूड किया जाता है, जिससे सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है, अर्थात इनको वापस लौटाना होता है। राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर उन खर्चों को रखा जाता है जिससे सरकार की न तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और न ही फ्यूचर के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। उदाहरणतः सरकारी विभागों को चलाने में होने वाला खर्च, सरकारी सब्सिडी, कर्ज पर ब्याज की अदायगी, राज्य सरकारों को अनुदान आदि। पूंजीगत व्यय, सरकार के उन खर्चों को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सरकार की संपत्तियों में वृद्धि होती है, जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी पुराने भवन की मरम्मत आदि। योजनागत व्यय, उस व्यय को योजनागत व्यय कहा जाता है जिसमें
उत्पादन परिसंपत्ति का निर्माण होता है। यह वे विभिन्न आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होता है, जैसे स्कूल, पुल, अस्पताल का निर्माण आदि। गैर योजनागत व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे कि कोई विकास का काम नहीं होता है, गैर योजनागत व्यय की श्रेणी में गिना जाता है। उदाहरणतः रक्षा व्यय, पेंशन, महंगाई भत्ता, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि पर किया गया खर्च। इसके लिए धन की व्यवस्था भारत की सुनिश्चित निधि से होती है। अब योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को ख़त्म कर दिया गया है। जो पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, नॉन प्लान एंड प्लान एक्सपेंडिचर, अब इसे हटा दिया गया। कर, ये एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जिसे करदाता बिना किसी प्रतिफल के सरकार को देता है। अर्थात जैसे हम किसी वस्तु की प्राइस देते हैं तो प्राइस के बदले हमें वस्तु प्राप्त होती है, लेकिन कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले हम किसी प्रतिफल की आशा नहीं करते हैं। उपकर शेष, ये क्या होता है? इसे कर के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कर आधार पर ही लगाया जाता है। अभी सभी करदाताओं को स्वच्छ भारत शेष, कृषि कल्याण शेष, स्वच्छ पर्यावरण शेष देना पड़ रहा है। इसमें 0.5% है, लेकिन अब इसके 4% रेट है। अधिभार सरचार्ज, ये अधिभार कर के ऊपर कर है जिसकी गणना कर दायित्व के आधार पर की जाती है। सामान्यतः इसे आय कर के ऊपर लगाया जाता है। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की देयताएं आती हैं। आंतरिक ऋण, सरकार द्वारा जारी की गई ट्रेजरी बिल्स और प्रतिभूतियाँ। विदेशी ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया गया ऋण। आंतरिक ऋण, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल और प्रतिभूतियाँ। अन्य ऋण, ब्याज युक्त देयताएं, डाकघर, बचत जमाएं, प्रोविडेंट फंड का जमा तथा अल्प बचत योजनाओं के प्रमाण पत्र। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर होने से राजस्व घाटा होता है। यह अनुमान से कम वास्तविक शुद्ध राजस्व प्राप्ति की वजह से होता है। वास्तविक राजस्व वसूली उम्मीद से ज़्यादा होने पर रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति पैदा होती है। राजस्व घाटा होने का मतलब वास्तविक राजस्व वसूली में कमी नहीं होती। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व आय माइनस कुल राजस्व व्यय। यदि कुल राजस्व आय कुल राजस्व व्यय से ज़्यादा रहती है तो राजस्व घाटा ना होके ये सरप्लस बताएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल राजस्व प्राप्ति में से कुल व्यय घटाने पर राजस्व घाटा प्राप्त नहीं होगा, बल्कि राजस्व व्यय घटाने पर होगा। राजकोषीय और प्राथमिक घाटे में अंतर। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा होता है। राजकोषीय घाटा पूरा करने के मकसद से ली गई उधारी पर सरकार को जो ब्याज देना पड़ता है उसे राजकोषीय घाटे में से घटाने से हासिल आंकड़ा प्राथमिक घाटा होता है। बजट घाटा, यहाँ पे समझिए कि राजकोषीय और प्राथमिक घाटे में क्या अंतर है
कि जो प्राथमिक घाटा है वो राजकोषीय घाटे का क्या है, एक हिस्सा है। तो राजकोषीय घाटा पूरा करने के मकसद से ली गई जो उधारी है, सरकार को ब्याज देना पड़ता है उस पर, तो उस ब्याज को राजकोषीय घाटे में से यदि घटा दिया जाए तो वह प्राथमिक घाटा होता है। बजट घाटा यदि कुल प्राप्त या कुल व्यय से अधिक होती है तो बजटरी हानि की स्थिति होगी, अन्यथा बजटरी घाटा होगा। बजटरी घाटा कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल पूंजीगत प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय। राजकोषीय घाटा, चूँकि बजटरी घाटा सही तरीके से सरकार के ऋण दायित्वों की जानकारी नहीं देता है, इस कारण एक नई अवधारणा राजकोषीय घाटा को लाया। राजकोषीय घाटा वह है समग्र घाटा जो कि वास्तव में सरकार की समस्त बजटरी आय तथा समग्र बजटरी व्यवहार से उत्पन्न कुल देयता दिखाता है। भारत में से शुरू करने का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितनी उधारी की जरूरत होगी। कुल राजस्व का हिसाब किताब लगाने में उधारी को शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। पूंजीगत व्यय लंबे समय तक इस्तेमाल में आने वाली संपत्ति से फैक्ट्री, इमारतों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों पर होता है। राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक से उधार लेकर की जाती है। इसके लिए छोटी और लंबी अवधि के बॉन्ड के जरिए पूंजी बाजार के से फंड जुटाया जाता है। राजकोषीय घाटा सरकार की संपूर्ण देयताएं बराबर सार्वजनिक ऋण प्लस रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण। इस रूप में लिख सकते हैं, राजकोषीय घाटा बराबर संपूर्ण व्यय माइनस संपूर्ण प्राप्तियां प्लस सरकारी दायित्व। अर्थात यदि सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय कर रही है तो वे अधिक को राजकोषीय घाटा कहेंगे। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। जब हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को निकाल देते हैं तो प्राथमिक घाटा बचता है। प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज दायित्व। ट्रेजरी बिल, ये 1 साल से भी कम परिपक्वता अवधि के वे सरकारी बॉन्ड होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सरकार इनको थोड़े समय की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी करती है, जैसे 80 डेज एडहॉक ट्रेजरी बिल। प्रतिभूति लेनदेन कर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये एक प्रकार का लेन देन कर है जिसे आपको तब चुकाना पड़ता है जब आप प्रतिभूति बाजार में शेयर को खरीदने या बेचने का काम करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर ऐसा कर है जो कि एक कंपनी को अपने लाभ पर देना पड़ता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार एक ऋण होता है जिससे कि विदेशों से भारत से भी कम ब्याज दरों पर लिया जा सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि कम से कम 3 साल की होती है। चालू खाता घाटा, यह एक देश से निर्यात होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का उस देश के आयात मूल्य के अंतर को बताता है, जिससे देश के निर्यात से होने वाली आय आयात बिल की तुलना में कम हो जाती है। उस देश का चालू खाता विपरीत माना जाता है। बजट और राष्ट्रीय आय में संबंध, सरकार द्वारा राजस्व व्यय करने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, जबकि पूंजीगत व्यय करने पर वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।
सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करने से योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है, जिससे गरीबी एवं आर्थिक असमानता को दूर करने में मदद मिलती है। बजट का सही दिशा में इस्तेमाल होने पर आर्थिक विकास तेजी से होता है।